Hello and welcome to the lecture of Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act। आपको याद होगा पिछला लेक्चर मैंने इस स्लाइड पे बंद किया था कि अगर कोई नई इंडस्ट्री होगी तो 3 साल तक उसके ऊपर कोई ईपीएफ नहीं लगेगा। अब आगे चलते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। इन एनी एक्ट द डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन मीन्स those terms which are defined by that law shall have to be understood only in accordance with their definition। और जिस टर्म की डेफिनेशन नहीं दी हुई है उस टर्म की आप जनरल डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस एक्ट में किस किस टर्म्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है। पहली जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन आती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। Section 2 small a, appropriate government is defined as what? Just see, appropriate government का मतलब ये होगा कि कौन सी सरकार इस एक्ट के प्रावधानों को आपके ऊपर लागू करेगी। तो यहाँ पे 2 सरकारों को ये प्रोविजन लागू करने का अधिकार दिया गया है। The central government shall be appropriate government for the following establishment which are under the control of central government: railway company, port, mine or oil field, controlled industry or establishment having branches in more than one state। देखो वैसे तो ईपीएफ की जो एक्टिविटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही हो जानी चाहिए, लेकिन अगर एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी ब्रांचेज एक से ज़्यादा स्टेट में है तो सवाल उठता है क्या उसको स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिया जा सकता है। वहाँ मान लीजिए कई स्टेट गवर्नमेंट हों जिनमें आपस में क्लैश हो जाए तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री लाइक वाइन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जिस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल लागू होते हैं उसका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ईपीएफ एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बना दिया गया है। ये पॉइंट है रिसोर्सेज का। मेजर पोर्ट, खदान, ऑयल फील्ड मतलब जहां से तेल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। रेलवे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बाकियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या कि अगर आपका इस्टेब्लिशमेंट कहीं ऐसी जगह है जहां आप सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य में काम करते हैं, किसी दूसरे राज्य में आपकी ब्रांच नहीं है, तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी ईपीएफ एक्ट का। अब इसके आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन बेसिक वेजेज। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बेसिक वेजेज, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो ईपीएफ का कैलकुलेशन है वो बेसिक वेजेज उसमें एक कंपोनेंट होता है। और इसका मतलब क्या है? ऑल इमोलुमेंट्स अर्न्ड बाय एन एम्प्लॉई इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हाइल ऑन ड्यूटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट और ऑन लीव। एम्प्लॉई छुट्टी पर है, मान लीजिए 15 दिन की, आपने काम बंद कर रखा है, जैसे आजकल कोरोना में लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या उसकी ईपीएफ की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होगी? ईपीएफ की रिस्पांसिबिलिटी फिर भी होगी। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉइज को दिवाली की, दशहरे की या साल में 2 महीने की छुट्टी वैसे भी देती हैं, तो क्या छुट्टी के दौरान उसका प्रोविडेंट फंड नहीं क्रिएट होगा? प्रोविडेंट फंड क्रिएट होगा। तो बेसिक वेजेज में क्या है? जो वो अर्न करता है ऑन ड्यूटी और ऑन लीव और ऑन हॉलीडे विद वेजेज एंड विच आर पेड और पेएबल इन कैश। कैश का मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं कि नोट उसको दी जा रही है, उसके खाते में पेमेंट हो रहा है, चेक से पेमेंट हो रहा है, ड्राफ्ट से पेमेंट हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, ये सब कैश में शामिल होते हैं। तो बेसिक वेजेज मतलब जो भी उसकी तनख्वाह है जो उसे ड्यूटी पे रहने के लिए मिलती है या छुट्टी पे जाने के लिए मिलती है, उसके आधार पे ईपीएफ कैलकुलेट होगा। तो बेसिक वेजेज में यहाँ ये सब कुछ शामिल है। अब अगली डेफिनेशन पे आते हैं, जिसकी डेफिनेशन है बेसिक वेजेज में से क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो कहते हैं
कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन। मान लीजिए मजदूर किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको बोला जाता है कि डेली हम तुमको 100 रुपए खाने का देंगे, लेकिन ऐसे 100 रुपए खाने का नहीं देंगे, तुम खाना खा के आओ, 100 रुपए हम होटल वाले को दे देंगे, हमारी कैंटीन में खाओ, 100 रुपए हम तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे। एनी डियरनेस अलाउंस वो भी यहाँ शामिल नहीं होगा। एनी हाउस रेंट अलाउंस जो किसी कर्मचारी को किराए पे घर लेने के लिए मिलता है, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन, अदर अलाउंस और गिफ्ट्स। ये ओवर टाइम अलाउंस को सैलरी में क्यों नहीं शामिल किया? देखिए मैं आपको अभी बता दूं कि ईपीएफ की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए ईपीएफ अगर 10% का कंट्रीब्यूशन देना है तो उसमें शामिल होता है बेसिक वेजेज प्लस डीए प्लस एनी बेनिफिट विच इज अलाउएबल। तो अगर बेसिक वेजेज में डीए को शामिल कर दिया जाए तो इसका मतलब डीए जब अलग से शामिल करेंगे तो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, इसलिए बेसिक वेजेज में से डीए को निकाल दिया। अगर इस ओवर टाइम अलाउंस को शामिल कर दिया जाए तो आप देखिए कंपनी के कर्मचारी दिन में काम नहीं करेंगे, वो कहेंगे दिन में तो हमको बेसिक वेजेज मिलना ही मिलना है, हम तो अब ओवर टाइम अलाउंस करके ही कंपनी का धंधा बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम अलाउंस पे हमको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट किसका? ईपीएफ का। इसलिए ओवर टाइम अलाउंस को भी ईपीएफ से बाहर कर दिया गया है, ईपीएफ के बेसिक वेजेस से बाहर कर दिया गया है। तो बेसिक वेजेज में क्या शामिल होगा? ऑल इमोलमेंट्स विच आर अर्न्ड बाय द एम्प्लॉई एज बेसिक वेजेज, ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, हॉलीडे विद वेजेज, but it will not include the following: cash value of food concession, dearness allowance, house rent allowance, overtime allowance, bonus, any other allowance or gift by employer. These things will not be included in the term basic wages. That is right or wrong? Right. अब इसके आगे चलते हैं। एम्प्लॉयर कौन है? 2E, who is employer? इस डिफिनीशन को डालना इसलिए जरूरी था क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर ही इस पैसे को काट करके डिपार्टमेंट में जमा करने की जिम्मेदारी होती है। Therefore, it was very necessary to define the term employer. Who is employer under this act? If you are working in a factory, then owner of the factory, occupier of the factory, manager or legal heir of the diseased owner or agent of owner or agent of occupier. ये occupier कौन है? कई बार ऐसा होता है एक आदमी फैक्ट्री की बिल्डिंग बना देता है, दूसरा उसको लीज पे ले लेता है, दूसरा उसको किराए पे ले लेता है। तो देखिए एम्प्लॉयर का यहाँ सीधा सा मतलब अगर बनाऊं मैं तो यही है, भैया जो आदमी उस जगह पे किसी मजदूर से काम करवा रहा है वही हमारे लिए एम्प्लॉयर है, वही हमारे लिए ईपीएफ का बेनिफिट काट करके भेजेगा, वही हमारे लिए कंट्रीब्यूशन भेजेगा। दूसरे केसेस में क्या है? इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, तो फैक्ट्री के सिवा दूसरा एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ? दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, दूसरा है अगर कोई, तो फिर जिस आदमी का अल्टीमेट कंट्रोल है, पर्सन हु इज हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल, इसी को मैंने अभी हिंदी में ट्रांसलेट किया था। क्या ट्रांसलेट किया था? कि भाई जो हमसे काम करवा रहा है वही हमारे लिए एम्प्लॉयर है, जो हमसे काम करवा रहा है वही हमारे लिए एम्प्लॉयर है। इज दैट राइट? ओके, नाउ कम टू एम्प्लॉय। भाई एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बता दी तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन भी तो बतानी पड़ेगी। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय कौन है? इट मीन्स ए पर्सन employed for wages
मजदूरी के लिए उसको रखा गया है। मैनुअल काम कर रहा है या कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एंड हु गेट्स हिज वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ये देखिए, इनडायरेक्टली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए है। आजकल फैक्ट्रियों में क्या होता है, फैक्ट्री का मालिक किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई हमें 10 लोग चाहिए, 10 लोगों की तनख्वाह हम तुमको दे देंगे, तुम जितना पैसा उनको देना चाहो उतना पैसा दे देना, हमें इससे मतलब नहीं है, तुम जितना पैसा देना चाहो उतना पैसा उनको दे देना। ओके, सो इनडायरेक्टली अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी अपॉइंट होता है तो भैया आपकी कंपनी में काम कर रहा है, आप उसको पैसे देंगे। आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हैं या किसी और को, इससे मतलब ही नहीं है। क्या कर रहा है वो, इससे मतलब ही नहीं है। आपकी फैक्ट्री में आपके लिए काम कर रहा है ना, बस काम खत्म। कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है, डायरेक्ट आपने हायर किया हुआ है, वो ही आदमी आपका काम कर रहा है, तो आपसे वेजेस ले रहा है, डायरेक्टली ले रहा है, इनडायरेक्टली ले रहा है, लेकिन उसके प्रोविडेंट फंड की जिम्मेदारी किसकी होगी, जिसके यहाँ वो काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि कई एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर ला करके ये दिखाते थे कि उनके यहाँ एम्प्लॉइज की संख्या बहुत कम है और वो ईपीएफ देने के जिम्मेदार नहीं है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को शामिल करके क्या बना दिया गया कि आपको, अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है, मैं अगर आपके लिए पसीना बहा रहा हूं तो आपने मुझे डायरेक्ट दिया है या इनडायरेक्ट लिया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा प्रोविडेंट फंड तो आप दे ही दीजिए, मेरा प्रोविडेंट फंड तो आप दे ही दीजिए। नेक्स्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट इंक्लूड्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय और थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्टर और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंगेज एज एन अप्रेंटिस नॉट बीइंग एन अप्रेंटिस विद इन द मीनिंग ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट। अब आप ये कहेंगे कि अप्रेंटिस तो एक ट्रेनी एम्प्लॉय होता है, वो कौन सा अप्रेंटिस है जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में आता है? भाई बड़ा सिंपल है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे 3 साल पूरा कर लेते हैं या 2 साल पूरा कर लेते हैं, उनको 6 महीने के लिए कहीं प्रोजेक्ट वर्क पे भेजा जाता है, जहां वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेते हैं उन फैक्ट्रियों में। अब सवाल ये है कि वो गए तो कॉलेज की तरफ से गए, फैक्ट्री में गए, वहाँ वो वही काम कर रहे हैं जो बाकी एम्प्लॉइज कर रहे हैं, तो क्या उनको ईपीएफ लेने का अधिकार है? तो देखिए, एक्ट ने कहा देखो ऐसा है कि ये जो कॉलेज से गया हुआ बच्चा है, ये तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के लिए गया हुआ है। अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत उसके कॉलेज के कोर्स में ये प्रावधान है कि भाई तुमको जाना ही जाना है 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने के लिए प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, तो तुम ईपीएफ नहीं मांग सकते क्योंकि तुम एम्प्लॉय नहीं हो, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ने मान लीजिए आपको रखा हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, फिर आपको रख लिया, बोला ऐसा है आप 2 साल तक काम करिए, अगर 2 साल तक प्रोबेशन में आपका काम ठीक लगा तो 2 साल के बाद आपको कंफर्म कर देंगे, तो 2 साल में आपको सैलरी तो वो दे रहा है। क्या ईपीएफ की भी जिम्मेदारी है? जी, ईपीएफ की भी जिम्मेदारी है। तो मतलब क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको अप्रेंटिस बोल के भी रखा गया तो भी ईपीएफ की जिम्मेदारी होगी। क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत अगर आप ट्रेनिंग करने गए तो एम्प्लॉयर के ऊपर ईपीएफ की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इसके आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फैक्ट्री। अभी आपको एम्प्लॉयर ने बताया ना कि फैक्ट्री है तो क्या है, तो सवाल उठता है कि फैक्ट्री आखिर है क्या ईपीएफ एक्ट में? सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी डिफाइंड डेफिनेशन है, एनी प्रेमाइसेस इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरीड ऑन whether with the aid of power or without the aid of power। भाई ऐसा है, कुछ बना रहे हो ना, कुछ बना रहे हो ना, तुम कुर्सी बना रहे हो, ये भाई लकड़ी को कुर्सी का शेप दे रहे हो ना,
देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब है यू आर टेकिंग ए मटेरियल, certain processes are being applied and then a new commercially sellable product emerges. तो फैक्ट्री का मतलब यही है, चाहे आप मशीन से बना रहे हैं, चाहे आप बिना मशीन के बना रहे हैं, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ नई चीज आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके लिए फैक्ट्री है। सुन लीजिएगा, आपकी किचन भी एक फैक्ट्री है। आजकल तो बाइयाँ नहीं आ रही हैं। अगर आपके यहाँ 21 काम वालियाँ लग गई सिर्फ खाना बनाने रेगुलर, तो उन 21 बाइयों को ईपीएफ देना पड़ जाएगा, समझ लीजिए। क्योंकि आप फैक्ट्री हैं, आपकी किचन एक फैक्ट्री है, उसमें कुछ नई चीज बन रही है, कमर्शियली सेलेबल भी है। हाँ जी, सोच लीजिए, बड़ा खतरनाक हो सकता है। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स पे आते हैं। कितने तरह की स्कीम है इस सेक्शन में, उस पे आते हैं। वो आपको क्या कहते हैं? इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? ऊपर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। इन दोनों के कंपोजिशन पे अभी हम आ रहे हैं। फिर इनके रीजनल ऑफिसेज होते हैं। अब जरा कंपोजिशंस पे आते हैं। सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 5 कैपिटल ए, यही है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोर्ड। इसका कंपोजिशन ध्यान से पढ़िएगा, कौन से लोग इसमें होते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि कोई भी बोर्ड हो, ट्रिब्यूनल हो, उसमें एक चेयरमैन साहब तो रहेंगे ही, ठीक है। चेयर रहेगी तो चेयरमैन साहब रहेंगे। क्योंकि चेयरमैन साहब मीटिंग में जनरली आते नहीं है, तो हर कमेटी में एक वाइस चेयरमैन भी अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा कौन है? द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये सरकारी अधिकारी है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक आदमी होगा इंडिया में, ये भी इस सेंट्रल बोर्ड का मेंबर होगा। अप टू 5 मेंबर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये समझिए डिफरेंट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं जिनको ईपीएफओ में डाला जाता है। कोल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, पावर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं। मतलब जिनका रिलेशन इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से है, उनमें से 5 को सेलेक्ट करके यहाँ डाल दिया गया। तो एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 कर्मचारी। इसके सिवा भी कुछ लोग होंगे, इसके सिवा भी 15 लोग और होंगे, इसके सिवा भी 10 लोग और होंगे, इसके सिवा भी 10 लोग और होंगे। जरा देखिएगा ये कौन से लोग होंगे। Not more than 15 members representing such state as central government notified to be appointed by central government। तो स्टेट गवर्नमेंट के 15 लोग। अब आप कहेंगे सर राज्यों की संख्या तो यहाँ 30 के आसपास है, तो ये रोटेशन बेसिस पे होता है। एक बार यूपी से ले लिया, बिहार से ले लिया, राजस्थान से ले लिया, अगली बार मध्य प्रदेश से ले लेंगे, उड़ीसा से ले लेंगे, वेस्ट बंगाल से ले लेंगे। फिर 10 लोग और, 10% रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। देखिए वास्तव में ये जो 10 लोग हैं ना, ये ट्रेड बॉडीज के 10 लोग होते हैं। जैसे फिक्की से ले लिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CII से ले लिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ले लिया, एसोचैम से ले लिया, इंडस्ट्री बॉडी के लोग। और जब इंडस्ट्री बॉडी के 10 लोग आएंगे तो जो इंडिया की ट्रेड यूनियन है वो कहेगी 10 लोग हमारे भी रखो। ये जो 10 हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं, 10% रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉइज, 10% रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉइज, ये ट्रेड यूनियन वाले लोग हैं। तो आप फिर से समझिएगा, सेंट्रल बोर्ड में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिफरेंट मिनिस्ट्री से,
15 डिफरेंट स्टेट्स के लोग, 10 लोग ट्रेड बॉडीज से, 10 लोग ट्रेड यूनियन से। ठीक है। अब एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी का डिसीजन करके निकल देता है कि भाई ये पॉलिसी चलनी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ईपीएफ पे मिलना है। अब सवाल ये कि इसको लागू कौन करेगा? तो लागू कराने के लिए बनाई जाती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। सेक्शन 5 कैपिटल ए। सेंट्रल बोर्ड किस में था? 5 कैपिटल ए में। एग्जीक्यूटिव कमेटी किस में है? 5 कैपिटल ए में। कौन कौन है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव कमेटी असिस्टिंग द सेंट्रल बोर्ड। अब भैया ये सरकारी कमेटी है तो इसका भी एक चेयरमैन होगा, इसका भी एक वाइस चेयरमैन होगा, लेकिन ये कौन से लोग होंगे? जो सेंट्रल बोर्ड के मेंबर हैं। अब ये सेंट्रल बोर्ड के मेंबर आपको अभी बताया, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, 15 स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं, 10 लोग ट्रेड यूनियन से हैं, 10 लोग ट्रेड बॉडीज से हैं। तो उनमें से 2 लोगों को वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बना दिया गया। 2 members to be appointed by central government among the official of central board। मतलब सेंट्रल बोर्ड से ही इनको उठाया जाएगा। 3 members representing such states, 3 members representing the employers, वही ट्रेड बॉडी, 3 members representing the employee, वही ट्रेड यूनियन, एंड द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। मतलब सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो होगा वो सेंट्रल बोर्ड का ही मेंबर होगा और इसका तो होगा ही होगा। तो इन लोगों को इस ईपीएफओ द्वारा डिसाइड किए गए पॉलिसीज को अप्लाई कराने का अधिकार होता है। अब अगली स्लाइड है, कंट्रीब्यूशंस एंड मैटर्स व्हिच मे बी प्रोवाइडेड इन ए स्कीम। सेक्शन 6 यही वो स्कीम है जो हम ईपीएफ स्कीम कहते हैं, यही वो स्कीम है जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। मतलब सेक्शन 6 के स्कीम में हमें सारी स्कीम्स को देखना है। इसी का मैं अगले लेक्चर से शुरुआत करने वाला हूँ। तब तक एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।